हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में श्वसन संबंधी आयतन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधी क्षमताएं। तो आज का हमारा अध्ययन बिंदु है श्वसन संबंधी क्षमताएं। कैपेसिटी इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। पिछली क्लास में जो आपने श्वसन संबंधी आयतन पढ़े थे, ये श्वसन संबंधी आयतन मिलकर श्वसन संबंधी क्षमताएं बनती हैं। और ये क्षमताएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, निश्वसन क्षमता। जिसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी शॉर्ट में इसे आईसी कहा जाता है। क्या होता है आईसी? देखिए, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्वसन के अंदर ग्रहण की जा सकती है, इसको निश्वसन क्षमता कहते हैं। निश्वसन क्षमता के अंदर श्वसन संबंधी 2 आयतन सम्मिलित है। कौन से 2 आयतन सम्मिलित है? एक ज्वारीय आयतन, यानी कि इसे हम कह सकते हैं निश्वसन ज्वारीय आयतन, और दूसरा होता है निश्वसन आरक्षित आयतन। ये दोनों आयतन मिलकर निश्वसन क्षमता बनती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब सामान्य निश्वसन करता है और उसके बाद में निश्वसन आरक्षित आयतन ग्रहण करता है, ये दोनों आयतन मिलकर निश्वसन क्षमता कहलाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है, इसे निश्वसन क्षमता कहते हैं। निश्वसन क्षमता में ज्वारीय आयतन के अंदर निश्वसन ज्वारीय आयतन जिसका मान 500 ml होता है, और निश्वसन आरक्षित आयतन सम्मिलित है। जैसे निश्वसन क्षमता बराबर ज्वारीय आयतन एनटीवी प्लस निःशोषण आरक्षित आयतन IRV।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीवी का मान जो होता है वो 500 ml होता है और आईआरवी का मान जो होता है वो आपने पहले पढ़ा था 2500 ml से 3000 ml होता है, यानी कि मैक्सिमम जो मान होता है वो 3000 ml होता है, यानी कि नी शोषण क्षमता कितनी हो गई 3500 ml। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक नी शोषण के अंदर 3500 ml वायु फेफड़ों में ग्रहण कर सकता है। अगली शोषण संबंधी क्षमता है उसे उस शोषण क्षमता कहते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, शॉर्ट में इसे ईसी कहा जाता है। क्या होती है उस शोषण क्षमता, यानी कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उस शोषण में फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकती है उसे उस शोषण क्षमता कहते हैं। उस शोषण क्षमता के अंदर दो शोषण संबंधी आयतन सम्मिलित है। कौन से दो? एक ज्वारीय आयतन यानी कि उस शोषण ज्वारीय आयतन और उस शोषण आरक्षित आयतन, ये दोनों आयतन मिलकर उस शोषण क्षमता बनती है। तो हम लिख लेते हैं इसको, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उस शोषण में फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकती है, इसे उस शोषण क्षमता कहते हैं। ईसी कहते हैं। उस शोषण में ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन में यहां उस शोषण ज्वारीय आयतन आएगा जिसका मान 500 ml होता है, और उस शोषण आरक्षित आयतन जिसे ERV कहा जाता है, सम्मिलित है। यानी कि उस शोषण क्षमता बराबर दोनों आयतन टीवी यानी कि उस शोषण ज्वारीय आयतन प्लस उस शोषण आरक्षित आयतन ERV, ये दोनों आयतन मिलकर उस शोषण क्षमता बनती है। टीवी का मान जो होता है वो 500 ml होता है और ERV का मान है वो 1000 से 1100 ml होता है, यानी कि यहाँ अधिकतम मान जो ERV का होता है वो 1100 ml होता है। तो हम कह सकते हैं उस शोषण क्षमता कितनी हो गई 1600 ml हो गई।
एक स्वस्थ व्यक्ति एक उस श्वसन में 1600 ml वायु फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है और इस क्षमता को उस श्वसन क्षमता कहते हैं। 1500 ml इसमें तो ERV मैक्सिमम कितनी होती है? 1100। ये कितनी होती है? 500। तो 1600 इसमें 1500 रुपया। तो 1000 मान ली इसको। हाँ। 1000 से 1100 होती है, वहां इसमें 1000 मान ली तो उसका। अगली श्वसन संबंधी क्षमता 3 नंबर, क्रियाशील अवशिष्ट, जिसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी शॉर्ट में इसे FRC कहा जाता है। क्या होती है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता? सामान्य उस श्वसन के बाद फेफड़ों में शेष वायु की जो मात्रा रहती है उसे क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। इस क्षमता के अंदर 2 प्रकार के श्वसन संबंधी आयतन सम्मिलित हैं। कौन कौन से? 1 नंबर उस श्वसन आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन, ये दोनों आयतन मिलकर क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बनाते हैं। यानी कि सामान्य उस श्वसन ज्वारीय आयतन के बाद जो वायु का आयतन फेफड़ों के अंदर रहता है वो वायु का आयतन क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बनाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं सामान्य उस श्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रही वायु की मात्रा क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। FRC कहलाती है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता में उस श्वसन आरक्षित आयतन जिसे ERV कहा जाता है और अवशिष्ट आयतन जिसे RV कहा जाता है सम्मिलित है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बराबर ERV प्लस RV। ये दोनों आयतन मिलकर क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बनती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ERV का मान जो होता है वो 1000 से 1100 ml होता है। यानी कि मैक्सिमम मान जो होता है वो 1100 होता है और RV का अधिकतम मान जो होता है
वो 1200 होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों आयतन मिलकर क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बनाते हैं, यानी कि क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता जो होती है इसका मान 2300 ml होता है। हम यहाँ यह कह सकते हैं कि सामान्य उत्शोषण के बाद फेफड़ों के अंदर 2300 ml वायु शेष रहती है और ये वायु की मात्रा जो है वो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। अगला शोषण संबंधी क्षमता जो होती है जिसे 4 नंबर जैव क्षमता कहते हैं। विटल कैपेसिटी, शॉर्ट में इसे वीसी कहा जाता है। क्या होती है जैव क्षमता? जैव क्षमता का अर्थ यह होता है कि अधिकतम फेफड़ों में भरी गई वायु की मात्रा और अधिकतम फेफड़ों से निकाली गई वायु की मात्रा जैव क्षमता कहलाती है। यानी कि जितनी वायु की मात्रा फेफड़ों से निकाली जा सकती है, जितनी वायु की मात्रा फेफड़ों में ग्रहण की जा सकती है, यह क्षमता जैव क्षमता कहलाती है। जैव क्षमता के अंदर 3 शोषण संबंधी आयतन सम्मिलित हैं। एक निशोषण आरक्षित आयतन, उत्शोषण आरक्षित आयतन और ज्वारीय आयतन। ये तीनों आयतन मिलकर जैव क्षमता बनाते हैं। यह फेफड़ों में अधिकतम भरी गई व निकाली गई वायु होती है। इसमें निशोषण आरक्षित आयतन यानी कि इसे IRV कहा जाता है, वह ज्वारीय आयतन तथा उत्शोषण आरक्षित आयतन सम्मिलित है। यानी कि जैव क्षमता बराबर IRV प्लस TB और इसके साथ में ERV। यहाँ ज्वारीय आयतन एक बार ही जोड़ा जाता है, ऐसे नहीं है निशोषण ज्वारीय आयतन और उत्शोषण ज्वारीय आयतन 2 बार जोड़ दिया जाए तो इसका मान ज्यादा हो जाएगा। यहाँ ज्वारीय आयतन है वो एक बार ही जोड़ा जाता है। यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों आयतन मिलकर जैव क्षमता बनती है। ERV का मान अधिकतम 3000 ml होता है, TB का मान 500 ml होता है और ERV का मान अधिकतम 1100 ml होता है।
यानी कि हम कह सकते हैं 3500 ml प्लस 1100 ml, यानी कि जैव क्षमता जो होती है फेफड़ों की वो 4600 ml होती है। अगली श्वसन संबंधी क्षमता 5 नंबर, फेफड़ों की कुल क्षमता। टोटल लंग्स कैपेसिटी, शॉर्ट में इसे टीएलसी कहा जाता है। क्या होती है टीएलसी? फेफड़ों की कुल क्षमता कि बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में समायोजित कुल वायु की मात्रा फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है। यानी कि इसके अंदर सभी श्वसन संबंधी आयतन सम्मिलित होते हैं। इसके अंदर ज्वारीय आयतन होता है, इसके अंदर निःश्वसन आरक्षित आयतन होता है, इसके अंदर उत्श्वसन आरक्षित आयतन होता है और इसके अंदर अवशिष्ट आयतन होता है। ये सभी आयतन मिलकर फेफड़ों की कुल क्षमता बनाते हैं। बलपूर्वक निःश्वासन के बाद फेफड़ों में समायोजित कुल वायु की मात्रा फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है। इसमें ज्वारीय आयतन, टीवी, निःश्वसन आरक्षित आयतन, आईआरवी व उत्श्वसन आरक्षित आयतन ईआरवी तथा अवशिष्ट आयतन आरवी सम्मिलित है। यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता टीएलसी बराबर आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। ये जो मान है इसे वीसी कहा जाता है, यानी कि वीसी प्लस आरवी। वीसी यानी कि विटल कैपेसिटी यानी कि जैव क्षमता जो होती है वो 3 आयतनों से मिलकर बनती है, जिसमें निःश्वसन आरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन और
उत्शोषण आरक्षित आयतन होते हैं। ये तीनों आयतन मिलकर वीसी बनते हैं, यानी कि जैव क्षमता बनती है। और अब जैव क्षमता का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति अधिकतम प्रयास में कितनी वायु निशोषित कर सकता है और कितनी वायु उत्शोषित कर सकता है, वो मात्रा जो होती है वो जैव क्षमता कहलाती है। अगर बलपूर्वक अधिकतम प्रयास में निशोषण के बाद भी फेफड़ों के अंदर जो आयतन बना रहता है वो भी उसके साथ में अगर जुड़ जाए तो वो क्षमता फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है, यानी कि वीसी प्लस आरवी। अवशिष्ट आयतन जो होता है वो हमेशा फेफड़ों में बना रहता है, और वो आयतन प्लस अधिकतम प्रयास के अंदर फेफड़ों के अंदर ग्रहण की गई वायु की मात्रा, ये दोनों मात्राएं जब मिल जाती हैं तो ये फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है। तो वीसी का मान जो होता है वो 4700 ml होता है, और आरवी का मान है वो 1200 ml होता है, यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता जो होती है वो 5800 ml होती है। इस प्रकार से श्वसन संबंधी आयतन मिलकर श्वसन संबंधी क्षमताओं का निर्माण करते हैं, जो हमने पढ़ लिया।